तो कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान को दिखाते हुए, जहाँ कुछ लड़के तपती धूप में गड्ढा खोद रहे थे। अचानक एक रैटल स्नेक दिखाई देता है, जिसे देखकर एक लड़का जो अपनी जिंदगी से ऊब चुका था अपने जूते उतारकर सांप को टच करने की कोशिश करता है और तुरंत सांप के काटने से मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और स्टैनली येलनैट्स फोर्थ नाम का एक लड़का रास्ते पर चल रहा होता है कि अचानक उसके सर पर एक जोड़ी जूता गिरता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके फादर पैरों की बदबू मिटाने वाली चीज की खोज में लगे हुए थे, इसलिए वो उन जूतों को अपने साथ घर ले जाने लगता है। पर रास्ते में ही पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं, क्योंकि वो जूते एक मशहूर बेसबॉल प्लेयर के थे, जो कि एक चैरिटी शो के दौरान चोरी हो गए थे। इसलिए पुलिस वालों को शक था कि स्टैनली फोर्थ ने ही उन्हें चोरी किया होगा। ये सोचकर पुलिस वाले उसे लेकर उसके पिता के घर जाते हैं, जहाँ मौजूद चीजों को देखकर उनका शक गहरा हो जाता है। दरअसल स्टैनली थर्ड के घर में दर्जनों जूते मौजूद होते हैं और स्टैनली फोर्थ के रूम में बेसबॉल प्लेयर की फोटो लगी होती है। इन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए स्टैनली को कोर्ट ले जाया जाता है, जहां उसके सामने दो ऑप्शन रखे जाते हैं, एक जेल जाने का और दूसरा कैंप ग्रीन लेक में 18 महीने बिताने का। स्टैनली कैंप वाला ऑप्शन चुनता है और ट्रिप में जाते वक्त उसे लगता है कि शायद ये सब कुछ उसके फैमिली कर्स यानी श्राप की वजह से हो रहा था। उनकी बस एक बहुत बड़े रेगिस्तान से गुजरती है, जहाँ बहुत सारे गड्ढे थे। उसे रास्ते में एक व्यापारी गधे के साथ खड़ा दिखाई देता है, पर तभी पता चलता है कि ये उसका भ्रम था। सफर खत्म होने पर वो एक छोटे से टाउन में पहुंचता है, जहां बहुत सारे लड़के जेल की यूनिफॉर्म पहने होते हैं। वहां स्टैनली वार्डन के राइट हैंड मिस्टर सर से मिलता है, जिसे स्टैनली का नाम फनी लगता है, जिस पर स्टैनली उसे बताता है कि उनका सरनेम येलनैट्स पूर्वजों ने रखा था और अपने बच्चों को स्टैनली नाम से बुलाने की परंपरा भी उन्हीं ने शुरू की थी। लेकिन मिस्टर सर को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो उसे वहाँ के नियम और कानून समझाने लगता है, जिसके मुताबिक वहाँ पर ना तो कोई टाइम देखने के लिए घड़ी थी और न ही आसपास कोई घेराव था तो दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान, जहाँ बूंद भर भी पानी नहीं था। और यही वजह थी कि कोई दीवार या कैद न होने के बावजूद भी कोई कैदी यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं कर पाता था। बहरहाल स्टैनली को 2 जोड़े कपड़े दिए जाते हैं और साथ में एक फावड़ा दिया जाता है, जिससे स्टैनली को रोज एक 5 फीट गहरा गड्ढा खोदना होगा। उसकी गहराई नापने के लिए वो फावड़े का इस्तेमाल कर सकता है। वो गड्ढा खोदने में जितनी देर लगाएगा उतनी ही देर उसे सूरज की धूप में तपना पड़ेगा। साथ ही उसे रैटल स्नेक और येलो स्पॉटेड लिजर्ड से भी बचना होगा, क्योंकि ये दोनों ही खतरनाक जानवर थे जो उसकी जान भी ले सकते थे। इसके बाद स्टैनली कैंप के काउंसलर डॉक्टर पेंडांस्की से मिलता है, जो उसे पूरे एरिया का चक्कर लगाकर बताता है कि वहाँ का रूल नंबर 1 ये है कि वार्डन को परेशान ना किया जाए, वरना नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। इसके बाद वो उसे दूसरे लड़कों के पास ले जाता है, जो स्टैनली को उसके सोने की जगह दिखाते हैं। वहाँ पर मरे हुए बच्चे की उल्टियों के निशान थे। डॉक्टर सभी लड़कों को उनके असली नाम से पुकारता था, लेकिन वो लोग एक दूसरे को निकनेम से पुकारते थे, जो उन्हें वहाँ आने के बाद मिले थे। उनमें सबसे छोटे लड़के का नाम जीरो था, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था। इसके बाद स्टैनली एक लड़के को उसके रियल नेम से पुकारते हुए पूछता है कि कैंटीन कहाँ है, जिस पर वो लड़का गुस्से में उसे पीछे धकेल देता है और याद दिलाता है कि उसे सिर्फ निकनेम से ही बुलाना है। कुछ देर बाद स्टैनली खाना खाने बैठता है, जिसमें सिर्फ बीन्स परोसे जाते हैं। इतने में एक्सरे नाम का लड़का उसके खाने का कुछ हिस्सा ले लेता है और कहता है कि मुझे ज्यादा खाना मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने दिन भर काम किया है, जबकि तुमने तो आज कोई भी गड्ढा नहीं खोदा। इसके बाद सब लड़के स्टैनली से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों भेजा गया है, जिस पर स्टैनली उन्हें बताता है कि उसने मशहूर सेलिब्रिटी के जूते चुराए थे। ये सुनकर जीरो उससे पूछता है कि क्या उन जूतों में स्टार्स बने हुए थे, जिसके जवाब में स्टैनली हाँ कहता है। और तभी उसे याद आता है कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान बेसबॉल प्लेयर ने सबको बताया था कि वो एक अनाथालय में पला बढ़ा था, इसी वजह से उसने वो जूते चैरिटी में दान किए थे। लेकिन स्टैनली एक फेक फैन था, जिसने अपने ही फेवरेट प्लेयर के जूते चुरा लिए थे। रात को सोते वक्त स्टैनली को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि उनके परिवार को एक श्राप मिला हुआ है। इसी वजह से उसके फादर स्टैनली थर्ड अपने इन्वेंशन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। स्टैनली फर्स्ट की किस्मत बहुत ही खराब रही। उसने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाया था, लेकिन एक फेमस क्रिमिनल किसिंग केट के हाथों मारा गया था, जो अपने शिकार को मारने के बाद किस किया करती थी, जिससे उनके चेहरे पर उसकी लिपस्टिक के निशान रह जाते थे। लेकिन उसने स्टैनली के चेहरे पर किस नहीं किया था, बल्कि उसके खजाने को लूटकर उसे रेगिस्तान में तन्हा छोड़कर चली गई थी। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ सुबह होने से पहले ही लड़कों को जगा दिया जाता है। उन्हें नाश्ते में टॉटिया खाने को मिलता है। उसके बाद काम पर जाने के लिए एक एक फावड़ा चुनने को कहा जाता है, पर जैसे ही स्टैनली एक फावड़ा चुनता है, एक्सरे उसके हाथ से फावड़ा छीन लेता है। तब उसे पता चलता है कि वो छोटा फावड़ा एक्सरे यूज किया करता था और अपनी जगह किसी और को लेने नहीं देता था। खैर वो सब गड्ढा खोदने वाली
जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी मिस्टर सर स्टैनली को बताता है कि गड्ढा खोदते वक्त अगर तुम्हें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नजर आए तो तुरंत मुझे खबर कर देना। अगर वो चीज मुझे पसंद आ गई तो उस दिन के लिए तुम्हें काम से छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि गड्ढा किसी खास मकसद के लिए नहीं खुदवाया जाता, बल्कि ये सब तुम लोगों को सुधारने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद सभी लड़के काम में लग जाते हैं और अपने अपने गड्ढों से निकले हुए डस्ट को बाहर फेंकने लगते हैं, जो कभी कभी स्टैनली के गड्ढे में गिर जाता था। स्टैनली उन्हें ध्यान से काम करने को कहता है, जिस पर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। गड्ढा खोदते वक्त स्टैनली को एक बार फिर से अपने परिवार के श्राप का ख्याल आता है। उसके एक पूर्वज एलिया ने सुअरों के फार्म में काम किया था, जहाँ उसे अपने मालिक की बेटी मायरा से प्यार हो गया था। तब वो जरोनी नाम की एक भविष्य बताने वाली के पास गया और उससे पूछा कि लड़की का दिल जीतने के लिए उसे क्या करना होगा, जिसके जवाब में जरोनी ने उसे प्यार व्यार भूलकर अमेरिका जाने की सलाह दी, जहां उसका भविष्य सुधर सकता था। लेकिन एलिया ने हार नहीं मानी और मायरा के पिता से उसका हाथ मांग लिया। लेकिन वहाँ एक और बंदा था जो मायरा से शादी करना चाहता था। उसने मायरा के पिता को दहेज में ढेर सारे पिग दिए और बाजी जीत गया। एलिया दुखी होकर फिर से जेरोनी के पास गया। इस बार जेरोनी को उस पर दया आ गई और उसने एक ट्रिक बताई। उसने एलिया से कहा कि तुम्हें हर दिन एक छोटे से सुअर को पानी पिलाने के लिए पहाड़ पर ले जाना होगा और जब तक पिग पानी पिएगा तुम्हें वहीं रुककर गाना गाना होगा। इस तरह तुम भी मजबूत हो जाओगे और पिग भी काफी बड़ा हो जाएगा और एक बेहतरीन दहेज बनेगा। लेकिन पिग को पानी पिलाने के बाद मुझे भी पहाड़ पर ले जाकर पानी पिलाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पर और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पर एक श्राप लगेगा। एलिया खुशी खुशी मान गया और रोजाना ऐसा ही करने लगा। जब एक दिन पिग काफी बड़ा हो गया तो वो उसे लेकर अपने होने वाले ससुर के पास गया और उसे दहेज में दे दिया। लेकिन मायरा काफी कंफ्यूज थी और फैसला नहीं ले पा रही थी कि वो किससे शादी करे, इसलिए उसने एक गैसिंग गेम के जरिए अपने पति को चुनने का इरादा जाहिर किया, जिस पर एलिया बहुत नाराज हो गया और उसने फैसला किया कि अब वो शादी नहीं करेगा और जेरोनी की सलाह के मुताबिक अमेरिका जाकर अपनी किस्मत बनाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो उस दिन जेरोनी को पानी पिलाना भूल गया और उससे मिले बिना ही वहाँ से निकल गया, जिस पर जेरोनी ने उसके खानदान को श्राप दे दिया। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ मिस्टर सर गड्ढों के पास अपना ट्रक लेकर आते हैं ताकि लड़के लोग अपनी पानी की बोतल भर सकें और तभी लड़के स्टैनली के हाथ में हुए पहले छाले को देखकर उसे चिढ़ाते हैं। आज सबसे पहले जीरो का काम खत्म हुआ था, वो सबसे फास्ट गड्ढा खोदता था। आखिर में जब स्टैनली का काम खत्म होता है तो कोई भी बाहर निकलने में उसकी हेल्प नहीं करता और उसे खुद ही बाहर निकलने का हुनर भी सीखना पड़ता है। जब वो वापस टाउन में आ जाता है तो देखता है कि मिस्टर सर उस पर बंदूक ताने खड़े हैं, पर असल में वो एक येलो स्पॉटेड लिजर्ड पर निशाना लगा रहे थे। उनका निशाना चूक जाता है और लिजर्ड जंप मारकर स्टैनली पर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी मिस्टर सर दोबारा गोली चलाते हैं और इस बार लिजर्ड मर जाती है। दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे स्टैनली वहाँ की जिंदगी का आदी हो जाता है। वो रोज सुबह जल्दी उठता है, नाश्ते में वही बीन्स खाता है और उसके बाद काम पर चला जाता है, जहाँ दिन भर गड्ढे खोदते हुए उसके हाथों में और ज्यादा फफोले पड़ने लगते हैं। कई बार खतरनाक जानवरों से उसका सामना भी होता है, तो कभी बाथरूम में शावर काम नहीं करता। इन सब परेशानियों के अलावा दूसरे लड़के भी उसे परेशान करते रहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे सॉफ्टी कहकर चिढ़ाते हैं। स्टैनली उनसे उलझकर अपनी मुसीबतें बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए शांत रह जाता है और जब वो अपनी मॉम को खत लिखता है तो उसे बताता है कि वो वहाँ बहुत एंजॉय कर रहा है और वो एक नॉर्मल समर कैंप की तरह बहुत ही बढ़िया जगह है। एक दिन शाम को गड्ढा खोदते हुए स्टैनली को एक फॉसिल मिलता है, जिसे वो पेंडांस्की के पास लाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वार्डन को फॉसिल से कोई मतलब नहीं है। फिर वो उसे बताता है कि इस एरिया में कभी झील हुआ करती थी और इसके चारों तरफ फैली हुई जमीन वार्डन के ग्रैंडफादर की थी। और इसी के साथ मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि वो एरिया कभी हरा भरा और खुशहाल हुआ करता था, जहाँ सैम नाम का एक व्यापारी अपनी गाड़ी में प्याज बेचने के लिए अक्सर आया करता था। उसकी गाड़ी को गधे खींचते थे। वो दावा करता था कि उसके प्याज जानलेवा बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और खतरनाक छिपकलियों से भी बचा सकते हैं। सैम को वहाँ की एक लोकल टीचर कैथरीन पर क्रश था, जिसके लिए वो प्याज से बना एक खास किस्म का नाश्ता लाया करता था, जिसके बदले में वो उसे जार भरकर पीच दिया करती थी। टाउन के सभी मर्दों को कैथरीन पसंद थी और कैथरीन का सैम को इतनी इम्पोर्टेंस देना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन बारिश के कारण स्कूल की छत टपकने लगती है और कैथरीन बच्चों को वापस घर भेज देती है। तभी सैम छत ठीक करने में उसकी हेल्प करता है। इससे सैम को उसके साथ काफी वक्त बिताने को मिलता है। इस बात से खुश होकर वो स्कूल के दूसरे हिस्से भी रिपेयर करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि शाम को बड़ों की क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट कैथरीन को ताने मार रहे हैं, जिनमें से एक वार्डन का ग्रैंडफादर वॉकर भी था, जो कैथरीन को बाहर मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन कैथरीन मना कर देती है, जिससे वो काफी
नाराज हो जाता है। देखते ही देखते स्कूल की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बन जाती है, पर सैम का गधा कहीं खो जाता है, इसलिए वो एक बोट खरीद लेता है। एक दिन बारिश की दोपहर में सैम और कैथरीन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और तभी वॉकर उन्हें देख लेता है और पूरे टाउन में ये खबर फैला देता है। थोड़ी ही देर में सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सजा के तौर पर स्कूल को जला देते हैं। कैथरीन दौड़ती हुई पुलिस के पास जाती है, जो उस वक्त नशे में धुत था। वो कैथरीन को किस देने के लिए कहता है। कैथरीन उसे धक्का देकर दूर कर देती है, जिस पर वो उसे धमकाता है कि अलग जाति वालों से रिलेशनशिप रखना गैर कानूनी है, इसके लिए सैम पर मुकदमा चलेगा। कैथरीन डर जाती है और सैम को वार्न करने के लिए दौड़ती हुई उसके पास जाने लगती है, पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि गांव वालों ने बोट में बैठे सैम को गोली मारकर खत्म कर दिया था। कुछ देर बाद कैथरीन वापस आती है और पुलिस को गोली मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद उसे किस करती है, जो कि वो जीते जी चाहता था। उस दिन कैथरीन टाउन छोड़कर चली जाती है और किसिंग केट के नाम से मशहूर हो जाती है। मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर एक्सरे स्टैनली के पास आकर उससे कहता है कि अगली बार अगर उसे कोई भी चीज मिले तो पहले उसके पास ले आए। बाद में स्टैनली का सामना एक परेशान करने वाले लड़के से होता है और दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी बाकी लड़के आकर दोनों को शांत कराते हैं। पर अब स्टैनली सबकी नजरों में अपनी इज्जत बना चुका था। उसके साथी उसे केवमैन के नाम से बुलाने लगे थे और उसे पानी की लाइन में भी अच्छी जगह मिलने लगी थी। कुछ समय बाद स्टैनली को उसकी मॉम का खत मिलता है, जिसमें लिखा था कि उसके फादर के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे और मकान मालिक उन्हें कभी भी घर से बाहर निकाल सकता था। जीरो अनपढ़ था, इसलिए स्टैनली को खत पढ़ते देखकर काफी इम्प्रेस होता है और उससे कहता है कि मुझे भी पढ़ना लिखना सिखा दो। जिस पर स्टैनली कहता है कि मैं कोई अच्छा टीचर नहीं हूँ और दिन भर काम करके थक जाता हूँ, इसलिए मुझे आराम की जरूरत है। अगले दिन गड्ढा खोदते वक्त स्टैनली को एक छोटी सी चीज मिलती है, जिस पर KB लिखा हुआ था। लड़कों को लगता है कि शायद ये शॉटगन का कवर है, पर ये बहुत पतला था। तभी एक्सरे स्टैनली के हाथ से वो चीज ले लेता है और जैसे ही पेंडांस्की उस चीज को देखता है, वो तुरंत जाकर वार्डन को खबर कर देता है और सारे लड़के ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वार्डन एक बहुत खूबसूरत औरत थी। वो उस चीज को देखकर बहुत खुश होती है और एक्सरे को उस दिन की छुट्टी दे देती है और बाकी लड़कों से एक्सरे के गड्ढे के आसपास का पूरा एरिया खोद डालने को कहती है। इसलिए उस दिन लड़कों को दूसरे दिनों के मुकाबले ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई चीज नहीं मिलती क्योंकि वो गलत जगह थी। अगले कुछ दिनों तक लड़के उसी टनल को खोदते रहते हैं जो उन्होंने क्रिएट किया था, पर उन्हें वहाँ एक छोटे से डायल के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। आखिरकार वार्डन उन्हें उनके इंडिविजुअल गड्ढे खोदने को कह देती है, जैसा कि वो पहले से करते आ रहे थे। अगले दिन जब मिस्टर सर लड़कों की बोतलें भर रहा होता है, तब एक लड़का उसके ट्रक से सनफ्लावर के बीजों का बैग चुरा लेता है और उसके जाते ही सब लड़के उन बीजों को आपस में बांटने लगते हैं। पर बदकिस्मती से मिस्टर सर जल्दी ही नोटिस कर लेते हैं कि बैग गायब है और वो ट्रक मोड़कर वापस वहाँ आ जाते हैं। लड़के जल्दी जल्दी बीजों को छुपाने लगते हैं और तभी गलती से वो बैग स्टैनली के पैरों पर गिर जाता है। इसलिए वो बैग को रेत के अंदर छुपाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मिस्टर सर बैग को देख लेता है और तब अपने दोस्त को बचाने के लिए स्टैनली झूठ बोल देता है कि ये चोरी मैंने खुद किया है। ये देखकर सब लड़के शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद मिस्टर सर स्टैनली को सजा देने के लिए वार्डन के पास लेकर आता है। उसके ऑफिस के अंदर किसिंग केट के बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे। अभी वो उन पोस्टर्स को देख ही रहा था कि तभी वार्डन उसे अपने नेल पॉलिश दिखाने लगती है, जिसे उसने रैटल स्नेक के जहर से बनाया था। अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने के बाद वार्डन मिस्टर सर को थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसने सनफ्लावर सीड्स जैसी मामूली चीज के लिए स्टैनली का गड्ढा खोदना रुकवा दिया था। इसके बाद वो स्टैनली को वापस काम पर भेज देती है और जब वो खुदाई करने वाले एरिया में वापस आता है तो सभी लड़के उसे हीरो की तरह ट्रीट करते हैं। स्टैनली देखता है कि जीरो ने उसके हिस्से का गड्ढा भी खोद दिया है। इससे खुश होकर वो उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली बार जब मिस्टर सर आता है तो वो लोग देखते हैं कि उसके चेहरे पर 2 खतरनाक निशान थे जो वार्डन की नेल से बने थे। मिस्टर सर स्टैनली से इतना नाराज था कि वो उसको खाना पानी तक नहीं देता। इधर स्टैनली सोचता है कि ऑफिस में उसने जो कुछ देखा था उससे तो यही लगता था कि जो पतली सी ट्यूब उसे गड्ढे में मिली थी वो शायद किसिंग केट की लिपस्टिक थी। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि केट सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती है जो सैम की मौत और स्कूल की बर्बादी के लिए जिम्मेदार थे, पर उसने बहुत सारा खजाना लूटा था। स्टैनली फर्स्ट से खजाने की पेटी लूटने के बाद उसने उसे वहाँ गाड़ दिया था जहाँ कभी झील हुआ करती थी। इसके बाद जब वो आराम कर रही थी तभी वहाँ वॉकर और उसकी वाइफ आ जाते हैं। वो दोनों पैसों के लिए बेचैन हो रहे थे क्योंकि सैम के मरने के बाद वो झील सूख चुकी थी और पूरा टाउन भी बर्बाद हो चुका था। केट चाहती तो उन्हें उसी वक्त मार देती, लेकिन वो उससे बेहतर तरीके से बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो खुद को एक जहरीली छिपकली से कटवा लेती है ताकि वहीं पर उसकी कब्र बन जाए। और खजाने का सही लोकेशन मालूम न होने के कारण वॉकर और उसकी आने वाली जनरेशन, जिसमें
वार्डन भी शामिल थी, इतने बड़े रेगिस्तान में जिंदगी भर गड्ढे खोदते रह जाएं। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां स्टैनली जीरो को पढ़ना लिखना सिखाता है और तभी उसे पता चलता है कि जीरो का असली नाम हेक्टर जेरोनी है। इसका मतलब ये था कि वो मैडम जेरोनी का वंशज है। जीरो गड्ढे खोदने में फास्ट था, इसलिए वो स्टैनली को भी गड्ढा खोदने में हेल्प करता है। उसे देखकर दूसरे लड़के उससे जलने लगते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त जीरो स्टैनली को अपनी माँ के बारे में बताता है, जो उसके लिए कड़ी मेहनत करती थी। एक दिन वो अचानक गायब हो गई थी और उस दिन से जीरो सड़कों पर जिंदगी बिताने को मजबूर हो गया था। कुछ देर बाद एक बदमाश लड़का स्टैनली को परेशान करने लगता है। स्टैनली भी विरोध करता है। ये देखकर पेंडांस्की उन दोनों को लड़ने के लिए उकसाने लगता है और देखते ही देखते दोनों फाइट करने लगते हैं। लेकिन जल्दी ही स्टैनली कमजोर पड़ने लगता है और तभी जीरो उसकी हेल्प करने के लिए लड़ाई में कूद पड़ता है और वो उस दूसरे लड़के को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी पेंडांस्की उन दोनों को रोकने के लिए हवा में फायर करता है और तभी सारा मामला समझने के लिए वार्डन वहाँ पहुँच जाती है। लड़के उसे बताते हैं कि जीरो स्टैनली को गड्ढा खोदने में हेल्प करता है। इस पर स्टैनली कहता है कि बदले में मैं भी उसे पढ़ने लिखने में हेल्प करता हूँ। ये सब सुनकर वार्डन गुस्से में तिलमिलाने लगती है, जबकि पेंडांस्की जीरो का मजाक उड़ाने लगता है। वो उसे गधा और बेवकूफ कहता है, जिसे सुनकर जीरो को गुस्सा आ जाता है और वो पेंडांस्की को फावड़े से मारकर रेगिस्तान में भाग जाता है। मिस्टर सर उसे पकड़ने के लिए जाना चाहता है, लेकिन वार्डन उसे रोक देती है क्योंकि जीरो का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो लोग उसकी फाइल रिकॉर्ड से डिलीट कर देंगे और ऐसा जाहिर करेंगे जैसे वो कभी यहाँ आया ही नहीं था। शाम को सभी लड़के बैठकर डिस्कस करते हैं कि जीरो रेगिस्तान में किस तरह मरेगा। उनकी बातें सुनकर स्टैनली को जीरो की फिक्र होने लगती है और तभी उसे याद आता है कि केट के हाथों लुट जाने के बाद स्टैनली फर्स्ट रेगिस्तान में 16 दिनों तक जिंदा रहा था, क्योंकि उसे एक जगह पर पनाह मिल गई थी जिसे गॉड्स थंब यानी भगवान का अंगूठा कहा जाता था। लेकिन वो जगह कहाँ थी और कैसी थी ये न तो किसी को पता था और न ही स्टैनली फर्स्ट किसी को बता पाया, क्योंकि जब लोगों ने उसे ढूंढा तब तक वो आधा पागल हो चुका था। अगले दिन जीरो की जगह एक नया लड़का आता है जो स्टैनली को बहुत परेशान करता है। स्टैनली एक प्लान बनाता है। जब मिस्टर सर सबको पानी देने के लिए आता है तो स्टैनली उसका ट्रक चुराकर भाग खड़ा होता है, लेकिन मिस्टर सर भी शातिर था। वो ट्रक के दरवाजे से लटक जाता है। तब स्टैनली उसे धक्का देकर गिराने की कोशिश करता है और इस चक्कर में उसका ध्यान बंट जाता है और ट्रक एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है। लेकिन स्टैनली हिम्मत नहीं हारता और पैदल ही भागने लगता है। दूसरे लड़के उसे भागते देखकर खुशी से चिल्लाने लगते हैं। जब वार्डन को उसके भागने की खबर मिलती है तो वो मिस्टर सर से कहता है कि उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद भेजेंगे। तब तक उसकी लाश भी सड़ गल चुकी होगी और हमें ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उधर तपती धूप में स्टैनली चलता रहता है। रास्ते में मिलने वाली सभी खतरनाक छिपकलियों को इग्नोर करके वो आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार उसे सैम का बोर्ड दिख जाता है जिसके नीचे थका हारा सा जीरो पड़ा था। वो पीच के बने उस जैम को खाकर जिंदा था जो केट ने सैम को दिए थे। स्टैनली भी थोड़ा जैम खाता है और तभी उसकी नजर एक पहाड़ पर पड़ती है जो अंगूठे जैसा दिखता था और उसे याद आता है कि शायद यही वो जगह थी जहां उसका पूर्वज स्टैनली फर्स्ट ठहरा था। अब वो दोनों उस बोट को छोड़कर पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं जो काफी मेहनत का काम था। अचानक स्टैनली फिसल कर गिरने लगता है, पर तभी जीरो फुर्ती से उसकी तरफ बढ़ता है और अपने फावड़े की मदद से उसे उठाने में हेल्प करता है। लेकिन ऐसा करते हुए जीरो के हाथ पर चोट लग जाती है। तब स्टैनली उसकी मरहम पट्टी कर देता है। इसके बाद दोनों लड़के फिर से चलने लगते हैं, पर जल्दी ही जीरो कमजोर होकर गिर जाता है। लेकिन तभी स्टैनली उसे पकड़कर नीचे लुढ़कने से बचा लेता है। पर अब तक जीरो बहुत थक चुका था, इसलिए वो आगे चलने से इनकार कर देता है। लेकिन स्टैनली भी हार नहीं मानता और अपने दोस्त को पीठ पर लादकर पहाड़ पर चढ़ने लगता है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसके पूर्वज एलिया पिग को पीठ पर लादकर पहाड़ पर चढ़ते थे। धीरे धीरे स्टैनली को वहाँ कुछ हरियाली दिखने लगती है, साथ ही पानी का एक छोटा सा झरना भी दिखता है। तभी उसकी नजर सैम के प्याजों पर पड़ती है और वो तुरंत जीरो को जगाता है। इसके बाद दोनों जी भरकर प्याज खाते हैं और पानी पीते हैं। स्टैनली अचानक वो गाना गुनगुनाने लगता है जो उसके परिवार वाले पीढ़ियों से गाते आ रहे थे। स्टैनली को पता नहीं था कि ये वही पिग वाला सॉन्ग है जो कभी एलिया ने गाया था। स्टैनली ने जेरोनी परिवार के वंशज जीरो की जान बचाई थी, जिसके कारण मैडम जेरोनी की आत्मा को शांति मिल गई थी और स्टैनली परिवार पर से श्राप भी उठ गया था। इधर श्राप उठा, इधर स्टैनली थर्ड का इन्वेंशन कामयाब हो गया। उसने प्याज और पीच के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिससे पैरों की बदबू से छुटकारा मिल सकता है। उसकी इस कामयाबी पर पूरा परिवार जश्न मनाता है। अगले दिन सुबह जीरो कन्फेस करता है कि जूते उसने चुराए थे। उसने देखा था कि वो जूते उस शेल्टर को डोनेशन के तौर पर मिले थे जहां वो रहता था। उसे पता नहीं था कि वो जूते फेमस हैं, इसलिए वो उठाकर भाग रहा था कि पुलिस उसके पीछे पड़ गई और तभी अपनी जान बचाने के लिए उसने जूते ब्रिज के ऊपर से फेंक दिए जो स्टैनली के सर पर जाकर गिरे, जबकि जीरो अगले ही दिन दूसरी जगह जूते चुराते हुए पकड़ा गया। ये सब सुनकर स्टैनली
स्टैनली कहता है कि जो किस्मत में लिखा था वो हो चुका, अब उस पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट सीन में स्टैनली की लॉयर उसे रिहा कराने कैंप जाती है क्योंकि कोर्ट को पता चल चुका था कि स्टैनली बेकसूर है, लेकिन वार्डन उसे वहाँ से भगा देती है। वो जाते हुए कहती है कि अगली बार मैं अपने साथ पुलिस वालों को लेकर आऊंगी। अब फिर से स्टैनली और जीरो को दिखाया जाता है जो थोड़ा आराम करने के बाद वापस उसी खुदाई वाले एरिया में पहुंच जाते हैं और उस गड्ढे को ढूंढने लगते हैं जहां स्टैनली को लिपस्टिक मिला था। जैसे ही उन्हें वो गड्ढा मिलता है वो दोनों वहां खुदाई करने लग जाते हैं और फाइनली उन्हें वो संदूक मिल जाता है जिसके अंदर खजाना भरा हुआ था। उसी वक्त वार्डन और मिस्टर सर को खबर लगती है तो दोनों वहां दौड़े आते हैं, लेकिन तभी ढेर सारी जहरीली छिपकलियां उन दोनों लड़कों और खजाने को कवर कर लेती हैं, मानो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हों। ये देखकर वार्डन इंतजार करती है कि जल्दी ही छिपकलियां दोनों लड़कों को मार डालेगी और फिर वो उस खजाने की मालिक बन जाएगी। इसके बाद वो अपने बचपन का किस्सा बताती है कि जब उसके दादाजी खजाना पाने के लिए क्रिसमस के दिन भी उससे गड्ढा खुदवाते थे। नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है और वार्डन देखती है कि छिपकलियों ने ना तो लड़कों को काटा था और ना ही वहाँ से गई थी, और तभी वहाँ पर लॉयर पुलिस वालों को साथ लेकर आती है। उन्हें देखते ही वार्डन झूठी कहानी सुनाने लगती है कि दोनों लड़के मेरे ऑफिस से खजाने की पेटी लेकर भाग रहे थे, पर तभी जीरो संदूक पर लिखे हुए स्टैनली के नाम को दिखाता है जिससे वो दोनों बेकसूर साबित हो जाते हैं। इसके बाद लॉयर संदूक को अपने कार में रख लेती है और स्टैनली को लेकर वहाँ से निकलने वाली होती है, लेकिन स्टैनली जीरो को लिए बिना जाने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए लॉयर जीरो का फाइल मांगती है और जब उन्हें पता चलता है कि फाइल मिसिंग है तो एक पुलिस वाला सीनियर ऑफिसर्स को फोन लगाकर जांच करने को कहता है और तब उन्हें पता चलता है कि मिस्टर सर एक भागा हुआ अपराधी है और पेंडेंस्की भी कोई डॉक्टर नहीं है। इसलिए वार्डन समेत उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और तभी अचानक वहाँ बारिश होने लगती है जिसे देखकर सारे लड़के खुशी से झूमने लगते हैं। कुछ दिनों बाद स्टैनली और जीरो अपने फैमिली के सामने खजाने का बक्सा खोलते हैं जिसके अंदर से ढेर सारा खजाना और कुछ शेयर्स निकलते हैं। स्टैनली खजाने में से कुछ हिस्सा जीरो को देने की बात करता है जिस पर उसके परिवार वाले अग्री हो जाते हैं। जीरो उन पैसों की मदद से कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है जो उसकी माँ को ढूंढ निकालते हैं और फिर वो अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद सरकार उस कैंप को बंद कर देती है और लड़कों को काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाता है। इधर स्टैनली और जीरो का परिवार एक दूसरे का पड़ोसी बन जाता है जो एक अच्छे लोकेलिटी में रहने लगते हैं। उनके कैंप वाले दोस्त बीच बीच में उनसे मिलने आते रहते हैं। स्टैनली थर्ड का इन्वेंशन जबरदस्त कामयाबी पा लेता है और फेमस बेसबॉल प्लेयर अब उसके एड में काम करने लगता है और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।